मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग का। तो ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है और आज की वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये उतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चनों को नहीं पढ़ना है। वो ये समझ लीजिए कि ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ना के बराबर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है ना के बराबर आते हैं और अगर पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। जितने हम डालते हैं 500 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इस पीडीएफ में 500 क्वेश्चन है और आज हम 100 क्वेश्चन ही बनाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो बाद को देखेंगे। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद के भी इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने याद करने हैं कितने नहीं याद करने हैं। हमने बता दिया है आप लोगों को कि 500 क्वेश्चन है, 500 ये सब के सभी इम्पोर्टेंट हैं और यदि आप कम से कम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे कम अगर पढ़ना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, शुरू के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और अभी तक आप लोगों ने यदि इस वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 59 रुपये में आप लोग जो है 1 महीने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मात्र 59 रुपये में 1 महीने के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। वो पहले हमने बता दिया था, कह दिया था कि लंबे समय तक रहेंगे, तो इसमें जो है लंबे समय तक नहीं रहेंगे आप। ठीक है, मात्र 1 महीने तक ही रहेंगे। पर मंथ का आप लोगों को जो है 59 रुपये पे करना पड़ेगा और वो भी उतना भी नहीं करना पड़ेगा। बस ये इस समय का जो है जो भी आप लोग जो है आंसर की चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है आप लोगों को पे करना पड़े। ठीक है, यदि आता है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर की आंसर की अगर हम लाते हैं उसमें ज्वाइनिंग में मेंबरशिप में, ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा, उसकी लिंक भेज दी जाएगी और जब आप वहां पर जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेंबरशिप में आ जाएंगे। वहां पर आप लोग जो है पे करके आराम से आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में जो है आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं और फिर उसके बाद आ जाता है साथियों भाग पहला। ठीक है, इसमें आ जाता है पहला भाग। तो इसमें आया है कि जैविक खेती सिद्धांत और भारत में संभावनाएं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल्स एंड स्कोप से संबंधित क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ IFOAM के अनुसार जैविक खेती के कुल कितने मुख्य सिद्धांत हैं। तो जैविक खेती के कुल कितने मुख्य सिद्धांत हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। 4 मुख्य सिद्धांत हैं जैविक खेती के। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण रूप से 100% जैविक बनने वाला पहला राज्य है। तो कौन सा पहला राज्य होगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, जो कि वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विश्व में कुल जैविक उत्पादकों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जैविक खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है। फिर आ जाता है दूसरा भाग हमारा, इसमें पूछा गया है सरकारी योजनाएं, NGO और पहल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड NGOs।
तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पीकेबीवाई का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देती है, जो भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला हो जाएगा, पारंपरिक कृषि विकास योजना। पारंपरिक कृषि विकास योजना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, 2015 में शुरू किया गया था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पीकेवीवाई योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, क्लस्टर या सहभागी गारंटी प्रणाली दृष्टिकोण। ठीक है, गारंटी प्रणाली दृष्टिकोण, सहभागी गारंटी प्रणाली दृष्टिकोण। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें आ जाता है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और पोषक तत्व प्रबंधन, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जैविक खेती में निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो किस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, यूरिया पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बायोगैस की स्लरी में औसतन कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो औसतन जो है कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा 1.5% से 2% पाई जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रॉक फॉस्फेट की घुलनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फास्फेट सोशलाइजिंग बैक्टीरिया। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त खाद के उपयोग की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फैक्ट्री फार्मिंग, औद्योगिक पशुपालन से प्राप्त मानव मल या अनुपचारित कीचड़। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि फसलों का चयन और कीट रोग एवं खरपतवार प्रबंधन, क्रॉप चॉइस एंड पेस्ट डिजीज वीड मैनेजमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में फसलों और किस्मों के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो इसका जो है मुख्य आधार क्या होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, स्थानीय रूप से अनुकूलित और कीट प्रतिरोधी किस्में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या जैविक खेती में आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बीजों जैसे वीटी कॉटन के उपयोग की अनुमति है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, नहीं, यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसकी जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फसल चक्र, मल्चिंग और हाथ से निराई करने की विधि अपनाई जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक कीट प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाला ट्राइकोग्रामा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, एक मित्र कीट अंडा परजीवी है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, ट्राइकोडर्मा हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी प्रमाणीकरण और मानक। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में एनपीओपी का पूर्ण रूप क्या है। एनपीओपी का पूर्ण रूप क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत
भारत में एनपीओपी को लागू करने और इसकी शीर्ष संस्था के रूप में कौन सा मंत्रालय निकाय कार्य करता है? तो कौन सा निकाय इसमें कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कार्य करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक खेती से पूरी तरह जैविक खेती में बदलने की अवधि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कन्वर्जन पीरियड, परिवर्तन काल कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वार्षिक फसलों के लिए सामान्यतः कन्वर्जन पीरियड कितने समय का होता है? तो ये कन्वर्जन पीरियड कितने समय का होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, 24 महीने का होता है। 24 महीने अर्थात 2 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि अगर 24 महीने नहीं आता है तो हो सकता है 2 वर्ष आए, और आप जो है 24 महीने देखो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भारत के घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए कौन सा लोगो अनिवार्य है? तो इसका जो है राइट आंसर है साथियों, वो है जैविक भारत। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और अर्थशास्त्र, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक उत्पादन के प्रसंस्करण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी अनुमति होती है? तो इसमें जो है किसकी अनुमति होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, केवल यांत्रिक, भौतिक या जैविक तरीकों का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पारंपरिक उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादों के बाजार में महंगे बिकने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, प्रीमियम मूल्य निर्धारण और उच्च प्रमाणीकरण लागत। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी जो है कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा APEDA। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर अवधारणाएं और तकनीकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन कृषि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ये बी वाला, सैटेलाइट फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग में VRT का मुख्य अर्थ है। VRT का मुख्य अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में पौधों के स्वास्थ्य और हरेपन को मापने के लिए किस इंडेक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो किस इंडेक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों को बिना चालक के सटीक रूप से खेतों में चलाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, GPS आधारित ऑटो गाइडेंस सिस्टम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रिसीजन फार्मिंग को बड़े पैमाने पर अपनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, छोटे और खंडित भूमि जोत और उच्च प्रारंभिक लागत। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग के 3 मुख्य चरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सूचक एकत्र करना, विश्लेषण करना और अनुप्रयोग करना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती सिद्धांत और भारत में संभावनाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल्स एंड स्कोप से संबंधित क्वेश्चन पहला आ जाता है इसमें क्वेश्चन कि जैविक खेती का निष्पक्षता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, सभी स्तरों पर मानवीय और पर्यावरणीय संबंधों में समानता और न्याय पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वर्तमान में जैविक खेती के अंतर्गत प्रमाणित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, लगभग 2.5% से 3%। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, मिट्टी के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक उत्पादन को बनाए रखना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सरकारी योजनाएं, एनजीओ और पहल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड एनजीओस। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि भारतीय कृषि पद्धति BPKP किस केंद्रीय योजना के तहत एक उप योजना के रूप में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पारंपरिक कृषि विकास योजना के द्वारा जो है शुरू की गई थी, PKBY के द्वारा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सहभागिता गारंटी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, स्थानीय या घरेलू बाजार के लिए जैविक उत्पादों का रास्ते में प्रमाणीकरण करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसानों को जैविक इनपुट जैसे जीवामृत, बीजामृत तैयार करने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका वो हो जाएगा बी वाला, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जीवामृत तैयार करने में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, कि गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और सजीव मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में प्रयुक्त होने वाली हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ढैंचा या सनई है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फास्फेट सोशलाइजिंग बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में घुलनशील फास्फोरस को पौधों के लिए घुलनशील बनाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि केचुए की सहायता से तैयार की गई खाद में सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। तो सामान्यतः कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा 1.5% से 2.5% तक होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसलों का चयन और कीट रोग एवं खरपतवार प्रबंधन, क्रॉप चॉइस एंड मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक खेती में फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, दलहनी फसलें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मुख्य फसल के चारों और कीटों को आकर्षित करने के लिए उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है। तो ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ट्रैप क्रॉप जाल फसल कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में चूसने वाले कीटों जैसे एफिड्स, थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए खेतों में किस रंग के चिपचिपे जाल को लगाए जाते हैं। जाल लगाए जाते हैं। तो कैसे लगाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, पीले और नीले लगाए जाते हैं। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि 10 पर्णी अर्क का उपयोग जैविक खेती में किस रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी और प्रमाणीकरण से संबंधित क्वेश्चन, सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों वो आ जाता है कि जब किसान समूह प्रमाणीकरण के लिए संवेदन करता है तो एनपीओपी के तहत कौन सी प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, ICS, इंटरनेशनल सेंट्रल सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई बहुवर्षीय फसल परनाइल क्रॉप्स जैसे आम, सेब के बाग है तो उसके लिए सामान्यतः कन्वर्जन पीरियड, परिवर्तन काल कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी वाला,
36 महीने 3 वर्ष। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैव प्रमाणीकरण संस्था भारत में किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा सी वाला, NPOP एफेडा के तहत होनी चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित क्वेश्चन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, रिसाइकल करने योग्य या पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जैसे जूट, कागज़, कांच। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती की आर्थिक व्यवहार्यता शुरुआत के 2 से 3 वर्षों में कम क्यों हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, परिवर्तन काल के दौरान उपज में थोड़ी गिरावट आ सकती है और प्रमाणीकरण की लागत होती है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर अवधारणाएं और तकनीकें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फिर इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में GIS का पूर्ण रूप क्या है? GIS का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन की कमी का पता लगाने और फसल के पत्तों के रंग के आधार पर सटीक यूरिया की मात्रा निर्धारित करने के लिए किस सरल उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, लीफ कलर चार्ट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग की वह तकनीक जिसके द्वारा पूरे खेत में एक समान दर से खाद न डालकर आवश्यकता अनुसार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में इनपुट डाला जाता है कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन कहलाता है, VRA कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती सिद्धांत और भारत में संभावनाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल्स एंड स्कोप। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक कृषि के स्वास्थ्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ के अनुसार किसका स्वास्थ्य आपस में अविभाज्य माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मिट्टी, पौधे, पशु, मानव और पृथ्वी का स्वास्थ्य और एक और अविभाज्य है। फिर आ जाता है अगला भाग अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में निर्यात होने वाले कुल जैविक उत्पादों में से सबसे बड़ा हिस्सा मात्रा और मूल्य के मामले में किस उत्पादन का है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, तिलहन, विशेष रूप से जैविक सोयाबीन और भोजन या खली। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पोषक तत्व संसाधन और उनका सुदृढ़ीकरण से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में फास्फोरस P की कमी को पूरा करने के लिए किस प्राकृतिक खनिज इनपुट की अनुमति है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, रॉक फॉस्फेट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या VGA और अजोला का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, जल भराव वाले धान के खेतों में किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पंचगव्य तैयार करने में गाय से प्राप्त 5 मुख्य उत्पादों के अलावा किन अन्य चीज़ों का मिश्रण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पका हुआ केला, गन्ने का रस या गुड़ और पानी, नारियल पानी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए रासायनिक चिलेट्स के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, प्राकृतिक अमीनो एसिड या ह्यूमिक एसिड आधारित प्राकृतिक चिलेट्स। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पोषक तत्व उपयोग प्रबंधन, रेस्ट्रिक्शंस टू न्यूट्रिएंट यूज। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती के मानकों के अनुसार कारखानों से निकलने वाले किस प्रकार के कीचड़
स्वेग स्लज और बायोसोलाइड्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो इसमें पहला आ जाता है आंसर ए वाला है, जिसमें भारी धातुएं और हानिकारक रसायन होने का खतरा हो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की अम्लीयता को सुधारने के लिए जैविक मानकों के तहत किस प्राकृतिक इनपुट के सीमित उपयोग की अनुमति है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला कृषि चूना पत्थर या जियोलाइट और डोलोमाइट। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि फसल सुरक्षा, कीट रोग और खरपतवार प्रबंधन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक कीट प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाला फेरोमोन ट्रैप मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। तो यह मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, यह कृत्रिम गंध से केवल नर कीड़ों को आकर्षित कर उन्हें फंसाता है, जिससे प्रजनन चक्र टूट जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति कीटनाशक है जिसका जैविक खेती में सबसे अधिक उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला अजाडी रेस्टिन नीम का अर्क। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वाविस्टिन या मैनकोजेब जैसे रासायनिक कवकनाशियों के स्थान पर जैविक खेती में फफूंद जनित रोगों को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला बोर्डो मिश्रण सीमित मात्रा में और स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जैविक खेती में प्रयुक्त मल्चिंग तकनीक का क्या सिद्धांत है। तो तकनीक का जो है क्या मूल सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मिट्टी के सतह को सूखे पत्तों या पुआल से ढककर खरपतवारों को धूप और हवा से रोकना ताकि वे उग न सकें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन संरचना और प्रमाणीकरण, एनपीओपी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीओपी के तहत गठित तकनीकी समिति का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और उनमें संशोधन करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कन्वर्जन पीरियड के दौरान उत्पादित फसल को बाजार में किस रूप में बेचा जा सकता है। तो किस रूप में बेचा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, परिवर्तनशील जैविक के रूप में यदि 12 महीने का मानक पूरा हो चुका हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परिवर्तनशील जैविक के रूप में यदि 12 महीने का मानक पूरा हो चुका हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में बफर जोन से क्या तात्पर्य है। ये क्या दोस्तों, ये हमने आंसर ही पढ़ दिया था क्या। तो इसका जो है क्या पूछा गया है इसमें कि जैविक खेती में बफर जोन से क्या तात्पर्य है। तो बफर जोन से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, जैविक खेती और पड़ोसी के रासायनिक खेत के बीच की एक सीमा रेखा या दूरी जो रसायनों के बहाव को जैविक खेतों में आने से रोक सकती हैं या रोकती हैं। तो इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को इतना भारी आंसर दिख रहा होगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो है 2 शब्द या थोड़ा इसका आधा रह जाए या इसका तिहाई रह जाए, हो सकता है कम शब्दों में इसको जो है लिख सकते हैं वो, ठीक है। तो फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इस चीज़ का आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आप क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से पढ़ें और उसको जो है याद रखें। तो अगला भाग आता है, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि अवधारणाएँ और तकनीकें। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि प्रिसीजन फार्मिंग में ग्रिड सॉइल सैंपलिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, खेत को छोटे छोटे चौकोर हिस्सों में बांटकर हर हिस्से की पोषक तत्व स्थिति का सटीक नक्शा तैयार करने के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ड्रोन का उपयोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर किस कार्य के लिए सबसे प्रभावी रूप से किया जा रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मल्टी
स्पेक्ट्रल कैमरों द्वारा फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, बीमारी के पैच का पता लगाने और सटीक स्प्रे के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन फार्मिंग का साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट दृष्टिकोण पारंपरिक खेती से कैसे भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका जो है ए वाला हो जाएगा। यह पूरे खेत को एक समान इकाई मानने के बजाय खेत के भीतर की विविधता के अनुसार प्रबंधन करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि बीजों का चयन और फसल प्रणालियाँ। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती के मानकों के अनुसार यदि बाजार में प्रमाणित जैविक बीज उपलब्ध न हो तो किसान को क्या करना चाहिए। तो किसान को जो है क्या करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, प्रमाणीकरण संस्था की अनुमति से बिना रासायनिक उपचार वाले पारंपरिक या स्थानीय बीजों का उपयोग कर सकता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में अंतः फसली खेती का मुख्य लाभ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, यह जैव विविधता बढ़ाती है, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करती है और कीटों के प्रसार को प्राकृतिक रूप से रोकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीट रोग और खरपतवारों का भौतिक व जैविक प्रबंधन, फंडामेंटल्स ऑफ आईपीएम एंड वीड मैनेजमेंट। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन आ जाता है कि खेत में मित्र कीटों जैसे लेडी बर्ड, बीटल और क्राइसोपा को बढ़ावा देना कीट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, जैविक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में रोगों के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त स्यूडोमोनास फ्लोरेंस क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एक मित्र बैक्टीरिया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करके खरपतवारों को उगाने और फिर से जुताई करके उन्हें नष्ट करना है क्या कहलाता है। तो यह जो है क्या कहलाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, स्टेल सीड बेड तकनीक कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गर्मियों के दिनों में पारदर्शी प्लास्टिक शीट या मिट्टी को ढककर सूर्य की गर्मी से हानिकारक कवक और खरपतवार के बीजों को नष्ट करना क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सॉइल सोलराइजेशन कहलाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी परिचालन संरचना और मानक। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में एनपीओपी के तहत जैविक प्रमाण पत्र जारी करने का अंतिम अधिकार कैसे प्राप्त है, ठीक है, किसे प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एपेडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रमाणीकरण संस्थाओं को। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सहभागी गारंटी प्रणाली के तहत जारी होने वाले जैविक प्रमाण पत्र का मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा सी वाला, भारत के घरेलू बाजार में बिक्री के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कम से कम कितने किसानों का समूह होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, न्यूनतम 25 से 50 किसान। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा किसानों के खेतों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम कितनी बार किया जाना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कम से कम एक बार अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण और कुछ औचक निरीक्षण। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि लेबलिंग, प्रसंस्करण और आर्थिक व्यवहार्यता। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी उत्पाद के पैकेट पर 100% ऑर्गेनिक लिखने के लिए एनपीओपी के मानकों के अनुसार उसमें कम से कम कितनी प्रतिशत जैविक सामग्री होनी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, 95% से या उससे अधिक होना चाहिए, 95% या उससे अधिक होना चाहिए। और बाकी के 5% में भी केवल स्वीकृत गैर सिंथेटिक इनपुट्स हो सकते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक
उत्पादों के प्रसंस्करण के समय क्रॉस कंटामिनेशन से क्या तात्पर्य है? कंटामिनेशन से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, जैविक उत्पादों का गैर जैविक उत्पादों के संपर्क में आकर दूषित हो जाना। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि तकनीकें और मुद्दे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन फार्मिंग में उपयोग होने वाले यील्ड मॉनिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर पर वास्तविक समय में खेत के अलग अलग हिस्सों की उपज और नमी का डेटा रिकॉर्ड करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत जैसे देश में प्रिसीजन फार्मिंग सटीक खेती का कौन सा छोटा और सस्ता रूप वर्तमान में सबसे अधिक व्यवहारिक और सफल है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, ड्रिप सिंचाई के साथ फर्टिगेशन, पानी के साथ सटीक मात्रा में पोषक तत्व देना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तहत स्पेटियल वेरिएबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एक ही खेत के भीतर अलग अलग स्थानों पर मिट्टी के प्रकार, नमी और पोषक तत्वों में पाई जाने वाली भिन्नता। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें हमारा कि जैविक पोषक तत्व और जैविक उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि दलहनी फसलों जैसे चना, अरहर, मूंग की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस विशिष्ट जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा राइजोबियम का किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि गैर दलहनी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, धान की जड़ों के आसपास मुक्त रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा एजोटोबैक्टर कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि VAM वेसिकुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है, यह पौधों को मिट्टी से किस तत्व को सोखने में मुख्य रूप से मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पोषक तत्व उपयोग पर प्रबंधन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि जैविक खेती में पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक इनपुट की अनुमति है? तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दूसरा वाला जो है बी वाला राइट हो जाता है कि सल्फेट ऑफ पोटाश प्राकृतिक खनिज स्रोत से प्राप्त और लकड़ी की राख। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती के मानकों के अनुसार चिली नाइट्रेट जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन खनिज के उपयोग पर क्या नियम है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है क्योंकि यह अत्यधिक घुलनशील है और मिट्टी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक मोड में कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक खेती में प्रयुक्त होने वाला VT वेस्कुलस थ्यूरिंजेनेसिस मुख्य रूप से क्या है? तो यह मुख्य रूप से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, एक प्राकृतिक जीवाणु जो इल्लियों के पेट में जाकर उन्हें मारता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए जैविक खेतों में लगाए जाने वाले लाइट ट्रैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, रात के समय सक्रिय होने वाले वयस्क कीटों जैसे पतंगों को प्रकाश की और आकर्षित कर पानी या तेल के घोल में फंसाकर मारना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक खेती में फंगल बैक्टीरियल रोग को रोकने के लिए गौमूत्र का उपयोग किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी फंगल और जीवाणुरोधी गुणों के कारण प्राकृतिक कवकनाशी कीटनाशकों के रूप में किया जाता है।
फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एनपीओपी और प्रमाणीकरण मानक से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी किसान का खेत पहाड़ी या दूर दराज के क्षेत्र में है, जहां पिछले कई वर्षों से कोई रासायनिक उर्वरक उपयोग नहीं किया गया है, तो एनपीओपी के तहत कन्वर्जन पीरियड को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कन्वर्जन रिडक्शन या छूट। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक प्रमाणीकरण के तहत नॉन कंप्लायंस का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। जैविक मानकों या नियमों का उल्लंघन करना, जैसे गलती से या जानबूझकर प्रतिबंधित रसायन का उपयोग करना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या जैविक खेती के मानकों के तहत पशुपालन को शामिल करने पर पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का नियमित उपयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। नहीं, एंटीबायोटिक्स का नियमित या निवारक उपयोग प्रतिबंध है, केवल गंभीर स्थिति में उपचार के लिए सीमित अनुमति है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रसंस्करण, विपणन और आर्थिक विचार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जैविक उत्पादन के विपणन में पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, जैसे QR कोड या बार कोड, जिससे उत्पाद के खेत तक की जानकारी मिल सके। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण में किस प्रकार की कीटाणु शोधन रसायनों के सीधे उपयोग की सख्त मनाही होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सिंथेटिक क्लोरीन या अत्यधिक सीधा छिड़काव जो भोजन के अवशेष छोड़ता हो। तो फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रिसीजन कृषि तकनीक और मुद्दे इससे संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिसीजन फार्मिंग में उपयोग होने वाले प्रोक्सिमल सेंसर्स क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला। जो पौधे या मिट्टी के बिल्कुल पास या संपर्क में रहकर, जैसे ट्रैक्टर या हैंड हेल्ड डिवाइस पर वास्तविक समय का डेटा देते हैं। फिर आ जाता है साथियों लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय कृषि में प्रिसीजन कृषि को पूरी तरह से लागू करने में तकनीकी साक्षरता की कमी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको जो है किस श्रेणी में रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला। एक प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी चिंता में रखा जाता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की जो भी वीडियो हैं, ठीक है, आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को शीघ्र प्राप्त होते रहेंगे। और आप लोगों ने अभी अगर वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।